हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। नंबर वन इज द पब्लिक एंड नंबर टू इज द एंटरप्राइजेस। जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में डायरेक्ट यहाँ से गवर्नमेंट के बारे में आ रहा होगा। और एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? कोई डिपार्टमेंट, कोई अंडरटेकिंग या कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट जो कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब भी आप पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करोगे, यहाँ पे हम ओनरशिप और कंट्रोल की टर्म्स में बात करते हैं। ओनरशिप एंड कंट्रोल की टर्म्स में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी ओनरशिप है, मेजॉरिटी कंट्रोल है, वो किसका है? इट इज ऑफ द गवर्नमेंट। मेजॉरिटी कंट्रोल आपके पास आपका किसका है? गवर्नमेंट का। मेजॉरिटी ओनरशिप और कंट्रोल यहाँ पे हमें किसका दिखाई देता है? गवर्नमेंट का। अब 100% में से अगर मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है, इसका मतलब कम से कम गवर्नमेंट के पास कितना होगा? 50% का स्टेक कम से कम गवर्नमेंट के पास होगा। तभी हम उस एंटरप्राइज क्या कहेंगे? इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। जनरली हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना है? 51% जो ओनरशिप है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो आई होप आपको ब्रीफ आइडिया मिला अबाउट द पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे अब अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जब भी आपको कोई वीडियो वैल्यूएबल लगती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में समझा दिया कि जब भी आप पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे, दिमाग में क्या आना चाहिए कि एटलीस्ट पार्शियल जो ओनरशिप है, पार्शियल जो कंट्रोल है वो किसके पास होगा? वो गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है उसके पास एटलीस्ट पार्शियल ओनरशिप होनी चाहिए। पार्शियल ओनरशिप का मतलब एटलीस्ट 50% ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास। नॉर्मली हम 51% ओनरशिप पे बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन जब भी आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है? ये गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो भी चीज है वो किसकी है? अल्टीमेटली वो स्टेट से ही बिलोंग कर रही है। So these are also known as state-owned enterprises. These are the businesses that are at least partially owned and controlled by the government. In other words, the public enterprise is an organization which is owned by public authorities to the extent of 50% or more, is under the top management control of the owning public authority, is engaged in activities of a business character. जैसे आप लोगों ने अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में आई होप आपने सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने महारत्ना के बारे में सुना होगा, नवरत्ना के बारे में सुना होगा, मिनी रत्ना के बारे में सुना होगा। तो ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सी स्टैंड फॉर सेंटर। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और फिर सीपीएससी को ही हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, तो मे बी आपके लिए ये टॉपिक रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा भी, आपको इस डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप सर्टेन एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो गेल है, ठीक है, गेल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। या आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो हमारे पास मेजर एग्जांपल्स हैं उनमें से क्या क्या है? सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, गेल के बारे में आप लिख सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में लिख सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर ले। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया आर
नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नंबर 2 आप इसमें कोल इंडिया लिमिटेड लिख लीजिए। नंबर 3 आप इसमें गेल की एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर 4 आप यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एग्जांपल दे सकते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट HAL लिखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और काफी एग्जांपल्स आप लोगों को नेट में मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल लिखी। एक और एग्जांपल लिख लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, मैंने आपके साथ ये एग्जांपल्स शेयर किए। देयर आर सर्टेन अदर एग्जांपल्स जो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स कोट कर लेना, 5 में से कोई 3 एग्जांपल्स आप याद कर लो। अब यहाँ पे जब भी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की या पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो देयर आर स्पेशल फीचर्स। ठीक है, जब भी कोई भी एंटरप्राइज एंटरप्राइज एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ कॉस्ट होती है, क्योंकि पैसा तो लगेगा आपकी पॉकेट से। जब भी आप कोई एंटरप्राइज लगाएंगे, उसको लगाने के लिए कुछ कॉस्ट उसके साथ जुड़ी होती है। अब इन केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये यहाँ पे जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द सेंस उसको मेंटेन भी तो करना, आपने लगा दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको उसकी मेंटेनेंस भी तो चाहिए। अब उसकी मेंटेनेंस के लिए ही बहुत ज्यादा एक हिडन कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड होती है। लाइक वाइज फॉर द रेलवे, रेलवे ट्रैक्स को भी मेंटेन करना होता है। और यहाँ पे भी जो कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आपने उसको लगा दिया, पटरी को डाल दिया, पटरी को डालने में तो कॉस्ट लगा आपका, ठीक है, लोहा लगा या सीमेंट लगा या और भी जो कॉस्ट थी वो लगी। लेकिन आपका जब रेलवे स्टेशन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद रेलवे ट्रैक को मेंटेन भी तो करोगे ना। ठीक है, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स आपको उसको मेंटेन करना है, तो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ओवरहेड कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा होती है इन केसेस पे। तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इन सेक्टर्स में कौन ऑपरेट करता है, पब्लिक गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इन पर्टिकुलर एरियाज में, जहां पे ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड कॉस्ट इज टू हाई। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। मार्केट स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं, तो हम लोग वहां पे मोनोपोली के बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या है, एक ही फर्म है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मोनोपोली पावर की बात होती है, कि जो सारा कंट्रोल है वो किसके पास है, वो एक ही फर्म के पास कई बार कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट के पास ही कई बार कंट्रोल होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बैरियर होते हैं एंट्री के लिए, एंट्री बहुत आसान नहीं होती, गवर्नमेंट ने वहां क्या किया होता है, बैरियर पुट किए होते हैं। तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं करोगे, वहां पे ऑपरेट कौन करेगा, ओनली द गवर्नमेंट, जिसके पास मोनोपोली पावर है, क्योंकि बाकियों के पास क्या है, बैरियर्स टू एंटर। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा भी यही है, पब्लिक एंटरप्राइजेस यूजुअली हैव monopoly power, hence the managers of these enterprises can decide on their prices by themselves. क्लियर। नंबर 3, यहाँ पे क्या होता है, जब भी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, लेट्स से पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करें, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस से आपको पता है कि जब हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज क्या करता है मार्केट में, प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करता है, प्रॉफिट्स के लिए ऑपरेट करता है। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को मैरिड गुड्स के बारे में सोचना पड़ता है। मैरिड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, मैरिड गुड्स आर दोज गुड्स जहां पे हमारा सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में हम सोचते हैं, हम इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या था, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया। तो वैक्सीन उस समय हम क्या लेते थे, वैक्सीन इज अ मैरिड गुड, बिकॉज
वहां पे अगर हम वैक्सीन की बात करते थे तो वैक्सीन उन लोगों को बेनिफिट करता था जो वैक्सीन लगाते थे, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में भी ये कोरोना को फैलने से रोक रहा था। तो दीज आर मेरिट गुड्स, ठीक है। तो मेरिट गुड की डेफिनेशन लिख लो, जिनको नहीं पता अबाउट द मेरिट गुड आप लिख लीजिए। मेरिट गुड is a good or service that a government believes is beneficial to society as a whole, even if, ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लो, मे बी आपको कहीं ना कहीं फर्दर काम आ जाए। इवन इफ इंडिविजुअल्स will not necessarily choose to consume it based solely on their preferences and abilities to pay, on their preferences and ability to pay। जैसे मैंने आपको वैक्सीन की बात की, काफी लोग रिलक्टेंट थे वैक्सीन को लगाने में, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीन। क्यों? बिकॉज वो आपको पता था सोसाइटी में कोरोना को इरेडिकेट करने में हेल्प करेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। अब ये मैरिड गुड्स की अगर बात की जाए, वैक्सीन की बात की जाए इन पर्टिकुलर, तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चीपर रेट्स में प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको ये टास्क दे देते हैं कि आप हमें वैक्सीन प्रोवाइड करो, तो उस समय क्या होगा, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो क्या करेगी, वो प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल हाइक इन द फ्यूचर। ठीक है, मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो तो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। वो मैरिड गुड जो है, मैरिड गुड के लिए इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोवाइड किया जाए बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड में हमने यही लिखा, दीज एंटरप्राइजेस आर चार्ज विद प्रमोटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें आप मैरिड गुड्स के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 4, जब भी हम गवर्नमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने बोला कि बिजली देंगे हम, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे जब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स चाहिए। उसके लिए हम किसको कांटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट किसको अप्रोच करेगी, गवर्नमेंट विल अप्रोच द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लाइकवाइज अगर गवर्नमेंट को कोल के ऊपर फोकस करना है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए फोकस करना है, तो वो कोला कहाँ से आ रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान्स की बात की जाती है, गवर्नमेंट प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन पे बात की जाती है। गवर्नमेंट प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें अल्टीमेटली हेल्प कौन करता है, इट इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, because the economic policies and plans of the government are implemented through public enterprises। Clear? फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने फीचर्स देख लिए, अब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में देखना है। जब हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे जब हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमारे पास 3 कैटेगरी के गुड्स होते हैं। नंबर 1 इज द पब्लिक गुड, नंबर 2 इज द प्राइवेट गुड एंड नंबर 3 इज द मिक्स्ड गुड्स। जब हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको देख समझना है वो समझ सकता है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब आप किसी को भी उसका यूज करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और नॉन राइवलरस गुड का मतलब होता है, अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसकी
वो जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए काम नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप प्राइवेट गुड्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे दीज आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जब भी आप पब्लिक गुड्स की बात करेंगे तो आपका क्या मतलब है, दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उस गुड को यूज करने से, और नॉन राइवलरस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपने यूज किया है, इट डजेंट मीन कि उसकी कंजप्शन किसी और के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट किसी और के लिए कम हो जाएगा मार्केट में। अब यहाँ पे जब भी हम इन गुड्स की बात करते हैं, मतलब आप किसी को रोक नहीं पा रहे। लेट्स से अगर हम किसी गार्डन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कोई पार्क कंस्ट्रक्ट किया, तो वहां पे कोई भी आ सकता है, इट इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वहां पे कोई भी एंटर कर सकता है, तो वो क्या हो गया, वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। और अगर कोई और एंटर कर रहा है, जो उसका एस्थेटिक वैल्यू है, जो उसकी ब्यूटिफिकेशन है, वो आपको भी उतना ही प्लेजर देगी, वो किसी और को भी उतना ही प्लेजर देगी। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। लेकिन जहां पे हम किसी को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर पा रहे, वहां पे क्या कोई प्राइवेट प्लेयर आके वो चीज एस्टेब्लिश करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स में प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो एग्जैक्टली वर्क नहीं कर पाती। तो मार्केट जहां पे भी वर्क नहीं कर पाती, यहाँ पे हमें नो मार्केट मैकेनिज्म दिखता है। नो मार्केट मैकेनिज्म की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोगों ने बोला भी यही है, टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी सप्लाइड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। मैंने आपको पब्लिक गुड्स के बारे में बता दिया। नंबर टू, टू एंगेज इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विद हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब वहां पे लॉस होने के भी बहुत चांसेस है। अब यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे लॉस होने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स वहां पे रिलक्टेंट होते हैं कि हम आके ऑपरेट करेंगे, वो वहां पे आके वो ऑपरेट करना ही नहीं चाहते। नंबर थ्री, टू एंगेज इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ये सॉरी ये सेम पॉइंट आ गया। नंबर थ्री इज टू एंगेज इन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेक्टराइज्ड बाय नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है, जहां पे रॉ मटेरियल सोर्स ऑफ सप्लाई पे किसका कंट्रोल होता है, वन प्लेयर का कंट्रोल होता है। तो जहां पे भी नेचुरल मोनोपोलीज की बात आती है, वहां पे भी कौन कंट्रोल करता है, जनरली इट इज द गवर्नमेंट जो वहां पे कंट्रोल करती है। Number four, to protect infant or declining industries from competition of foreign companies. And number five is to mobilize domestic resources. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, पब्लिक एंटरप्राइजेस के या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। अब हम रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करेंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिलेबस में भी दिखाई दे रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर वाले। तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। इनफैक्ट अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे होंगे तो वहां पे काफी टाइम डायरेक्ट सिलेबस की हेडिंग उठाई, वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो देयर इज अ चांस कि आपको यहाँ पे रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से क्वेश्चन आ जाए। तो नंबर वन आपको क्या देखने को मिला, जो आपको देखने को मिला है अभी तक टॉपिक में, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर नहीं प्रोवाइड कर रहे, जैसे मैरिट गुड्स हैं, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज द गवर्नमेंट हु टेक्स द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोवाइडिंग असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज offer deliver essential services like water supply, electricity, transportation at affordable rates. This ensure these services are accessible to wider population even in remote areas. Number two, promoting economic development. अब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट को लगता है जहां पे हमारी इकोनॉमी लैग कर रही है, जैसे अगर अभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, काफी सारे रोड्स पे पैसा गवर्नमेंट लगा रही है। रोड्स पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, रोड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी पर्पस, रोड्स आर इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो रोड्स इंपॉर्टेंट है हमारी। अब रोड्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो रोड्स हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि रोड्स है, फैक्ट्रीज को कनेक्ट कर रही है, गुड्स मार्केट तक इजीली पहुंच पा रहा है।
तो रोड्स हमारे लिए क्रूशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन रोड्स पे वैसे सिर्फ गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर 2, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कैन यूज पब्लिक enterprises to invest in strategic sectors like heavy industries or infrastructure development. This lays the foundation for future economic growth and creates job. अब यहाँ पे मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर हर जगह रोड को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर जाए तो वहां पे टोल लगेगा हर जगह, आपको कहीं से भी पास करना है आपको टोल देना पड़ेगा। तो रोड्स पे क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, तो हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी लूज हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट वाला एंगल आपको फिट करना है। नंबर 3 इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में इसीलिए डिफाइन नहीं किया था बिकॉज हमें यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन को देखना है। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर बात करें, कोई भी सेटअप लग रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या जनरेट करेगा, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा यहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू जनरेशन पे बात कर रहे हैं कि वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट कैन बी यूज फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। Please read it. Public enterprises can generate revenue for the government through profits or by acting as an instrument for collecting taxes and fees. This revenue can then be used for social welfare programs or public investment. Number 4 is the strategic consideration. अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को कई बार लगता है कि कुछ सेंसिटिव इंडस्ट्रीज पे हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, पाइपलाइंस के ऊपर इन्वेस्ट करती है। जैसे तापी पाइपलाइन के बारे में आपने सुना होगा। तापी पाइपलाइन में आप लोगों ने, आप गूगल करना तापी पाइपलाइन, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट है क्या। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन की बात करते हैं, जब हमें इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं तो वहां पे भी गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। अब यहाँ पे नंबर 5 इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड सोर्स ऑफ फॉरेन अर्निंग। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व कहाँ से आएंगे, जब हम अपना प्रोडक्ट बाहर सप्लाई करेंगे, एज अ रिजल्ट जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से हम पैसा अर्न करके लाएंगे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस रखे जो हमें किस पे हेल्प करते हैं, इन द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। जैसे इन इंडिया अगर हम सेल की बात करें, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एमएमटीसी की बात करें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है गवर्नमेंट, और फॉरेक्स रिजर्व्स आपको पता है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमी। नंबर 6 इज द रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। अब काफी सारे एंटरप्राइजेस कहाँ पे खोले जाते हैं, जहां पे जो पीछे बैकवर्ड एरियाज है वहां पे। क्यों, बिकॉज अगर हम बैकवर्ड एरियाज को देखें वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, वहां पे भी हमें डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। वो बहुत पिछड़े हुए एरियाज है, वहां पे प्राइवेट प्लेयर जाना नहीं चाहता। अब यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट क्या करती है, टू अपलिफ्ट सच एरियाज, गवर्नमेंट वहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करती है, सो दैट यहाँ पे क्या हो पाए, रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो पाए। मैंने आपको इनकम इनइक्वालिटी पढ़ाया है, उससे आप लिंक कर पा रहे होंगे। Public enterprises can assist regional development in two ways: by directly setting up commercial enterprises in region where the local resources are lacking, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज की बात हो रही है। by indirectly assisting private enterprises in setting up projects with this specific end in view। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। लेट्स से हमें कोई बहुत दूर क्या करना है, उस एरिया को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हो सकता है वहां पे रोड्स एस्टैब्लिश करे, गवर्नमेंट वहां पे क्या कर सकती है, बिजली अच्छी प्रोवाइड कर सकती है, सो दैट जो आपका प्राइवेट प्लेयर है उसको लगेगा कि हाँ जो मेरा बैकवर्ड एरिया है, जो कंट्री में बैकवर्ड एरिया है वहां पे कंपटीशन कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली रोड्स प्रोवाइड कर दी,
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है वहां पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैं वहां जाके काम कर सकता हूँ। इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर आप बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहां पे आपको अलग से सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है वो एरियाज भी अपलिफ्ट हो पाए। नंबर 7 इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करती है, बड़े यूनिट्स को एस्टैब्लिश करती है, सो दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ऑपरेट हो सके। नंबर 8 इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रिच के ऊपर क्या करेगी, रिच के ऊपर टैक्स लगाएगी और यहाँ से जो पैसा आएगा उसको यूज करेगी फॉर सर्टेन वेलफेयर स्कीम, जो अल्टीमेटली पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट कर पाए। क्लियर? तो पब्लिक एंटरप्राइजेस हेल्प इन reducing inequalities in following ways. Number one, the profit of these enterprises are used for welfare schemes. And number two, there can be effective regulation of income of senior employees of private public enterprises. नंबर 9 इज एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। देखिए, अगर प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर ही वहां पे आके क्या कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी। और आपको पता है कि मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, मोनोपोलिस्ट हाई प्राइसेस के अंदर गुड्स को प्रोवाइड करेगा, प्राइसेस हाई करेगा, हाई प्राइसेस आर नॉट गुड फॉर द कंज्यूमर। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, गवर्नमेंट उस जहां पे गवर्नमेंट को लग रहा है मोनोपोलीज एस्टैब्लिश हो सकती है, गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश कर देगी, सो दैट जो मोनोपोलिस्ट था, प्राइवेट प्लेयर जो मोनोपोलिस्ट टेंडेंसीज शो कर रहा था, उसको एक टफ कंपटीशन मिल सके, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी के अंदर प्राइस हाइक नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो प्राइस हाइक करेगा या क्वांटिटी को कम करता जाएगा तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी और हमारा अल्टीमेटली कंज्यूमर ही सफर करेगा। Public sector enterprises focus on elimination of monopolies, thereby protecting the masses from the effects of high price level in the economy. Clear? Next is the employment opportunities. अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें आई होप आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी समझ आई होगी। आप घर के बाहर निकल रहे हो, आपको दिख रहा है गवर्नमेंट रोड्स बना रही है। जब गवर्नमेंट रोड बना रही है तो वहां पे क्या होगा, मैनुअल लेबर लगा हुआ है, तो ये जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं इनको क्या मिल रही है, इनको रोजगार मिल रहा है, इनको ये एम्प्लॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी की बात करेंगे, जब भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात की जाती है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आप में से जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो यहाँ पे आपको फुल फ्लेजेड कोर्स मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन करिए, सो दैट आपको भी वहां फ्री कोर्स में जो लेक्चर्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन है खासकर, उसका आपको बेनिफिट हो सके। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अबाउट सेक्शन पे भी आपको मेरे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, थ्रेड्स का लिंक मिलेगा, आप उन सबको भी ज्वाइन करिए। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर फिर भी आपको टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।